मैं इंद्रेश कुमार कपूपरा आप सभी साथियों का बिरमा करियर एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आपके साथ वीडियो लेके आया हूं, उसका विषय है लोकसभा का अध्यक्ष और उसकी शक्तियां, यानी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विषय में आपके साथ विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूं। प्रतियोगी परीक्षाओं में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से जुड़े काफ़ी प्रश्न आते हैं, आ भी चुके हैं और आने वाले भी हैं। अभी राजस्थान में रीट की परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और परीक्षा फरवरी 2021 में होनी फाइनल हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में मेरी यही उम्मीद है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनको उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। चलिए, आज मैं जो वीडियो बनाता हूँ, एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे बनाए गए वीडियो सभी परीक्षाओं पे समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की कंपटीशन परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं। लेकिन मोस्टली पसंद जैसा कि परीक्षाओं में बहुविकल्पात्मक आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रीट की जो एग्ज़ाम होती है उसमें भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आते हैं, और बाकी परीक्षाएं चाहे वो डिफेंस हैं, एसएससी है, या फिर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या अन्य किसी स्टेट की कोई भी एग्जाम है, जहां पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं या वन वर्ड के क्वेश्चन आते हैं, सभी प्रकार के प्रश्नों की ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात कहता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं टॉपिक। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 93, जिसमें हम लोकसभा स्पीकर के अपॉइंटमेंट यानी उनकी नियुक्ति कैसे होती है उसके विषय में हम विस्तार से पढ़ते हैं। हालांकि लोकसभा स्पीकर का जो लोकसभा का जो स्पीकर है उसके विषय में, और साथ में डिप्टी स्पीकर यानी लोकसभा का स्पीकर किस प्रकार से नियुक्त होता है और लोकसभा का उपाध्यक्ष किस प्रकार से अपॉइंट होता है, इन दोनों के विषय में पूरी जानकारी दी गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में। अब आगे बात करते हैं कि इनकी प्रोसेस क्या है नियुक्ति की। तो आपको याद रखना है इनकी नियुक्ति की जो प्रोसेस है, जैसे ही लोकसभा का आम चुनाव समाप्त होता है, आम चुनाव के समाप्त होने के बाद में जो फर्स्ट मीटिंग होती है, उस फर्स्ट मीटिंग में लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। देखिए, बहुत ही गौर से आपको बात सुननी है, क्योंकि हर बात से पॉलिटी एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत सारी बारीकियां होती है, और इन बारीकियों से कई बार हम उलझ जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक लाइन का एक अर्थ होता है और उस एक लाइन से प्रश्न बनते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्यों द्वारा की जाती है। जैसे ही लोकसभा का आम चुनाव समाप्त होता है, फर्स्ट मीटिंग में लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन किया जाता है, क्योंकि यहां प्रश्न बनता है लोकसभा के उपाध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है। मुझे पता है कि स्पीकर का लगभग आप पढ़ते रहते हैं, उपाध्यक्ष का चयन किस प्रकार से होता है, तो वो भी लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। अब प्रश्न आता है कि जब इलेक्शन फर्स्ट मीटिंग होती है, तो इलेक्शन समाप्त होने के बाद में और फर्स्ट मीटिंग में भी टाइम लगता है, तो उस समय तक लोकसभा का काम कौन देखता है। तो जैसे ही आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव होने के तुरंत बाद लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये बात आपको याद रखनी है, यानी राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाई जाती है। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, सभी सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाता है। लोकसभा का जो सीनियर मेंबर होता है, उस सीनियर मेंबर को वह शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति, और उसके बाद में लोकसभा कि बाकी सदस्यों को जो शपथ दिलाई जाती है वो उस सीनियर मेंबर द्वारा दिलाई जाती है। तो ये सीनियर मेंबर कौन होता है, जरा उसके विषय में भी आप जान लें, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। सबसे पहले जिसको राष्ट्रपति शपथ दिला, देखिए राष्ट्रपति के विषय में एक बात कही है, जब हम लोकसभा के स्पीकर के नियुक्ति की बात करते हैं
तो लाइन कुछ इस प्रकार से है, लोकसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा या फिर उसके अधिकृत व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ये एक लाइन है जो संविधान में वर्णित की गई है। तो ये जो सीनियर पर्सन होता है, सीनियर मेंबर, जिसको सबसे पहले राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, इसको हम बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। हिंदी में कहें तो अस्थायी अध्यक्ष कह सकते हैं हम उनको, प्रोटेम स्पीकर। सबसे पहले इलेक्शन के बाद में जब शपथ दिलाई जाती है तो सभी सदस्यों में से एक सीनियर मेंबर को राष्ट्रपति, जिसे प्रोटेम स्पीकर नाम दिया जाता है, उसको शपथ दिलाई जाती है और यह प्रोटेम स्पीकर बाकी लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। और जब तक परमानेंटली अध्यक्ष नहीं नियुक्त हो जाता तब तक लोकसभा के काम को यही पर्सन यानी प्रोटेम स्पीकर हैंडल करता है। ये आपको याद रखना है। देखिए, एक बात और बताना चाहूँगा कि प्रोटेम स्पीकर के विषय में संविधान में कुछ वर्णित नहीं है। दूसरी बात, प्रोटेम स्पीकर सीनियर मेंबर को ही बनाया जाए यह कोई ज़रूरी नहीं है, जूनियर मेंबर भी बन सकता है। लेकिन अमूमन कहें या परंपरागत तौर पे कहें, सीनियर पर्सन को ही राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर के तौर पे नियुक्त करता है और उसे एज MP शपथ दिलाई जाते हैं। तो यह तो होगी प्रोटेम स्पीकर की बात। अब जैसे ही फर्स्ट मीटिंग होती है तो फर्स्ट मीटिंग में लोकसभा के सभी सदस्य एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को अपॉइंट करते हैं। अब हम बात करते हैं उनकी अपॉइंटमेंट की, तो इसको भी थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। क्या है कि जैसे ही बात इलेक्शन की आती है तो लोकसभा का जो महासचिव होता है, महासचिव जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बोलते हैं, राज्यसभा लोकसभा दोनों के एक महासचिव होते हैं जो दोनों हाउस के प्रशासनिक कार्य देखता है। लोकसभा के जो स्पीकर होता है उसको शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ये एक लाइन है जो आपको याद रखनी है। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेता है तो आपको याद रखना है कि लोकसभा का अध्यक्ष बाकी अन्य सदस्यों की तरह लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है, लोकसभा स्पीकर के रूप में नहीं लेता। लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति क्या करता है, एक लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए डेट फिक्स करता है। जो वह डेट फिक्स करेगा राष्ट्रपति, उसकी सूचना सबसे पहले किसको देगा, आपको याद रखना है कि ये लोकसभा का जो महासचिव होता है उसको सबसे पहले इस विषय में सूचना देगा राष्ट्रपति। ठीक है ना, लोकसभा का महासचिव है उसको राष्ट्रपति द्वारा एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि इस डेट को लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होना है। अब महासचिव द्वारा इसकी सूचना लोकसभा के मेंबर्स को दी जाती है। अब बात यहाँ पे आती है चयन की। तो लोकसभा के मेंबर अपने में से एक पर्सन को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष अपॉइंट करते हैं। अब अध्यक्ष की बात करें, यदि एक पर्सन है तो वो उसका निर्विरोध चयन हो जाता है। लेकिन यदि सदस्य एक से ज़्यादा है तो फिर उसके लिए लोकसभा के सदस्यों द्वारा वोटिंग करवाई जाती है और जो मेजॉरिटी प्राप्त करेगा वह लोकसभा का स्पीकर बनेगा। उससे पहले एक शपथ भरवाई जाती है उसके द्वारा। क्या होता है, पहला पॉइंट तो यह आता है कि लोकसभा का स्पीकर कौन बनता है। लोकसभा का स्पीकर वह व्यक्ति बनता है जिसे लोकसभा की कार्यवाही यानी लोकसभा के जो फंक्शन होते हैं उनकी जानकारी हो, जिसे लोकसभा के फंक्शन की जानकारी हो, उस पर्सन को बनाया जाता है। एक तो लाइन आपको याद रखनी है। दूसरा आता है कि जो व्यक्ति लोकसभा स्पीकर बनना चाहता है उसे घोषणा पत्र बनना पड़ता है जिसमें लिखा होता है कि मैं लोकसभा स्पीकर के तौर पर कार्य करने का इच्छुक हूं। अर्थात ये डिस्क्लेमर उसे देना पड़ता है, शपथ पत्र उसे देना पड़ता है। ये देने के बाद में इलेक्शन होता है और उसमें जैसा कि मैंने बताया अगर एक सदस्य है तो निर्विरोध, ज़्यादा है तो वोटिंग से जीतता है। इसी में स्पीकर फाइनल हो जाता है और इसी प्रोसेस में डिप्टी स्पीकर फाइनल हो जाता है। आपको याद रखना है इस समय लोकसभा के स्पीकर
अगर हम सीरीज की बात करें तो 18वें नंबर के हैं, 18वें नंबर के, जिनका नाम है ओम बिरला, जो कि राजस्थान के कोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, वहाँ से जीते हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं। लेकिन आपको मैं यह भी बता दूं कि कोई भी लोकसभा स्पीकर जब स्पीकर बनता है तो उसे सबसे पहले अपना पद त्यागना पड़ता है। हालांकि सदस्यता पार्टी से नहीं हटाई जाती है, उसे पद त्यागना पड़ता है, क्योंकि स्पीकर के पद पर बैठने पर वह एक निष्पक्ष सदस्य के रूप में काम करता है। तो इस प्रकार से ये चयन की विधि थी जो मैंने आपको बताया। इसके बाद में शपथ की बात आती है, तो शपथ जैसा कि मैंने आपको बताया है, लोकसभा स्पीकर जो शपथ लेता है वह अन्य सदस्यों की तरह एक सांसद के रूप में शपथ लेता है, उसकी कोई विशेष शपथ नहीं होती है। अब उसके काम की बात करें, देखिए काम की बात करते हैं तो काम इसके बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि वह लोकसभा क्या करता है, वह लोकसभा की कार्यवाही अनुशासनात्मक तरीके से संचालित करता है। अब अनुशासनात्मक तरीके की जब हम बात करते हैं तो लोकसभा के अंदर नियम और डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। नियमों एवं अनुशासनात्मक तरीके से लोकसभा की कार्रवाई का संचालन करना किसका काम है, लोकसभा के स्पीकर का काम करता है। यानी जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है, बिल्कुल वैसे ही वह उसका इंचार्ज होता है। दूसरी बात करें तो लोकसभा में कोई भी प्रस्ताव आता है, चाहे वह अविश्वास प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है, काम रोको प्रस्ताव है, ये सारे प्रस्ताव उसकी सहमति से लोकसभा में लाए जाते हैं और इन पे जो भी अमल किया जाता है उसकी सहमति से किया जाता है। यानी कौन सा एजेंडा लाना है यह भी निश्चय लोकसभा का स्पीकर ही करता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा लोकसभा की अनुशासन समिति भी होती है। यदि कोई सदस्य लोकसभा में अनुशासन को भंग करता है या गलत तरीके से बिहेव करता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार भी लोकसभा स्पीकर को होता है और यह रिपोर्ट वह लोकसभा की अनुशासन समिति को सौंपता है। इस प्रकार से लोकसभा स्पीकर लोकसभा के लिए बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति होता है। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं, ये तो मैंने आपको महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। जैसे अनुच्छेद 108 की जब हम बात करते हैं, अनुच्छेद 108 जिसमें किसके बारे में लिखा है, संयुक्त बैठक के बारे में लिखा है। संयुक्त बैठक के बारे में लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ये बात आपको याद रखनी है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक दोनों को जोड़ के बाकी जो विधेयक होते हैं, किसी भी विधेयक को लेकर अगर एक सदन में किसी प्रकार का गतिरोध है, कोई एक सदन उससे सहमत नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उस सदन को पास करवाने के लिए, उस गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति क्या करता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये बात आपको विशेषकर याद रखनी है। अब यहाँ पे मान लीजिए लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ये भी आपको याद रखना है। देखिए भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद आता है 95, जिसमें लिखा है कि यदि अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष काम करेगा, लेकिन उपाध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा। तो आपको एक बात और बताना चाहूंगा मैं कि जब संयुक्त बैठक होती है तो संयुक्त बैठक के नियमों का यानी फॉर्मेशन या नियमों को बनाने का काम राष्ट्रपति करता है। अब राष्ट्रपति के बनाए हुए नियमानुसार लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो उस कंडीशन में कौन करेगा, यह राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में लिखित होता है और वही पर्सन करेगा जो नियमानुसार क्या है, फाइनलाइज होता है। तो इस प्रकार से लोकसभा के अध्यक्ष का अगला काम होता है अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना। अब अगला प्रश्न आता है, एक अनुच्छेद 110 आता है जिसमें धन विधेयक के विषय में हम पढ़ते हैं।
कौन सा विधेयक धन विधेयक है, इस बात को फाइनलाइज भी लोकसभा का स्पीकर ही करता है। ये भी उसका मेन फंक्शन होता है। तो ये सारे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। एक बात मैं आपको और बता रहा था अनुच्छेद 95 के बारे में, जब मैं लिखी तो अनुच्छेद 95 में लिखा हुआ है कि अध्यक्ष न होने पर उपाध्यक्ष करता है, और उपाध्यक्ष नहीं होता है तो फिर उसके लिए कौन करेगा। तो देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है यानी अध्यक्ष, वह अपने चयन के बाद में लोकसभा के 6 वरिष्ठ सदस्यों का एक पैनल बनाता है। कितने? 6 वरिष्ठ सदस्य, जिनको अपन कहते हैं सीनियर वरिष्ठ सदस्यों का एक पैनल बनाता है। अब इस पैनल के अकॉर्डिंग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर नहीं है दोनों मौजूद, तो इस पैनल के अकॉर्डिंग जो पर्सन सीनियर होता है इस पैनल में, वही व्यक्ति लोकसभा की कार्रवाई को देखता है। लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा की कार्रवाई को उपाध्यक्ष देखेगा, उपाध्यक्ष भी नहीं है तो फिर ये जो स्पीकर ने 6 वरिष्ठ सदस्यों का जो पैनल बनाया है, इसमें कौन सीनियर है वह व्यक्ति इस कार्रवाई को देखेगा। तो ये थी पूरी कार्रवाई कि लोकसभा के सदस्य किस प्रकार की, अध्यक्ष किस प्रकार का काम करता है। अब इसके बाद में अगला पॉइंट आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हटाने का अनुच्छेद। उसको हटाने के विषय में हम कहाँ पढ़ते हैं? अनुच्छेद 94 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों को हटाने की प्रोसेस के बारे में दिया गया है। देखिए, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। आपको मैं बताऊं कि ये एक ऐसी लोकसभा का अध्यक्ष और उसकी शक्तियां एक ऐसा टॉपिक है जिनसे आप बहुत सारे प्रश्न जनरेट कर सकते हैं। अब आपके पटवारी की परीक्षा में एक प्रश्न आया था कि लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये सिंपल भी हम तभी कर पाएंगे जब हमने लोकसभा के विषय में टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर कर लिया है। तो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कितने सिंपल प्रश्न आते हैं, इतने डिफिकल्ट प्रश्न भी नहीं है इन परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन सभी बारीकियों का ध्यान रखें। प्रश्न चाहे किसी भी प्रकार का प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाए। अब हम बात कर रहे हैं 94 की, तो इसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष स्वेच्छा से त्यागपत्र देने पर या उनको हटाने के विषय में पूरी बात बताई गई है। तो इसमें लिखा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है, यानी उनका टेन्योर दोनों का कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, ठीक है, इनका टेन्योर 5 वर्ष है। लेकिन आपको पता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन बनते हैं? वही व्यक्ति बनते हैं जो सत्तारूढ़ पार्टी के होते हैं। मान लीजिए सत्तारूढ़ पार्टी किसी न किसी कारण से भंग हो जाती है, अर्थात पूरा मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है, लोकसभा भंग हो गई। यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो उस दशा में आपको याद रखना है कि लोकसभा भंग होने के तुरंत बाद कभी भी लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र नहीं देता है, जब तक कि अगला अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो जाता। उस नियुक्ति के यानी उस नई लोकसभा की जो फर्स्ट मीटिंग होगी, फर्स्ट मीटिंग से पहले दिन तक जस्ट बिफोर द फर्स्ट मीटिंग, वह निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की कार्रवाई को देखता है। लेकिन लोकसभा का अगर अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? देखिए, यह प्रश्न आपके आ चुका है। आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। आपको याद रखना है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र किसको देगा? रिजाइन टू डिप्टी स्पीकर, ठीक है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष अपना रिजाइन डिप्टी स्पीकर को देगा। और इसी प्रकार से उपाध्यक्ष जो है डिप्टी स्पीकर अपना रिजाइन किसे देगा? त्यागपत्र। यह भी आपको याद रखना है, टू स्पीकर, यानी उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्पीकर को देगा।
ये सेकंड ग्रेड की परीक्षा में आपके प्रश्न आ चुका है। लोकसभा के अध्यक्ष का अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो ये त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। अब हम बात करते हैं, ये तो होगी स्वेच्छा से त्याग देने पत्र देने की या फिर लोकसभा के भंग होने की। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि उसे हटाना पड़े, तो अगर उसको हटाना पड़े तो फिर ऐसी दशा में क्या होगा? देखिए, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है लोकसभा को अध्यक्ष को हटाने का। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार से हटाया जाता है, कौन हटाता है? लोकसभा का अध्यक्ष यदि असंवैधानिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है या वह जो अवैधानिक तरीके से किसी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसके विरुद्ध क्या होता है? उसके विरुद्ध उसको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब सबसे पहले तो उसको हटाने की कार्रवाई कहाँ से शुरू होती है? आपको याद रखना है, लोकसभा के जो प्रेजेंट 50% जो सदस्य हैं, जिनमें से जो सीटें खाली है, ये याद रखना है, खाली सीटों को छोड़कर, जो खाली सीटें हैं उनको छोड़कर प्रेजेंट में जो मेंबर है लोकसभा के, वो 50% मेंबर लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पास कर देते हैं। तो पहली प्रोसेस तो यह है कि उसे लोकसभा के 50% सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पास करके हटाया जाता है। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि इसके पहले उसे 14 दिन पहले कि आपको इस कारण से हटाया जा रहा है, आपके विरुद्ध हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, इस विषय की सूचना उस लोकसभा अध्यक्ष को देनी होती है। ठीक है। और लोकसभा के अध्यक्ष को यह भी अधिकार होता है कि वह समय या किसी प्रतिनिधि को अपना पक्ष रखने के लिए भेज सकता है। यह तो थी लोकसभा के सदस्यों द्वारा हटाने की कार्रवाई। लेकिन साथियों, एक बात और याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्ट आता है आरपीए 1951। ये क्या है अभी मैं बता देता हूं। दूसरा आता है एक, ये दो एक्ट भी आप याद रखें, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971। देखिए, ये दोनों एक्ट दे रखे हैं। पहला एक्ट क्या कहता है? पहला एक्ट तो कहता है कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष किसी विधेयक को गलत धन विधेयक घोषित कर देता है, यानी धन विधेयक की श्रेणी में नहीं आता, फिर भी उसको सर्टिफाई कर देता है कि धन विधेयक है, तो ऐसी कंडीशन में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट, फिर मैं आपको रिपीट करता हूं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत उसके विरुद्ध, उसकी धारा है 7 और 8, उसके तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। तो एक तो इस एक्ट के तहत उसको हटाया जाता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 7 और 8 के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई करके उसको हटाया जा सकता है, जब लगे कि इसने किसी विधेयक को गलत धन विधेयक घोषित कर दिया है। और यही बात लागू होती है जब वह किसी विधेयक को गलत धन विधेयक घोषित कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में उसके विरुद्ध यह एक्ट भी लागू होता है। तो इस एक्ट के तहत उसके विरुद्ध कोर्ट में भी कार्रवाई की जा सकती है, और कोर्ट इस एक्ट या यूं कहें दोनों एक्ट के तहत उसे दोषी करार देते हुए पद से हटा सकता है। तो ये तो होगी कोर्ट के द्वारा हटाने की। उससे पहले बात होगी कि लोकसभा के 50% सदस्य उसके विरुद्ध एक रेजोल्यूशन लाके उसे हटा सकते हैं। लेकिन साथियों, आपको एक बात और बता दूं मैं कि एक अनुच्छेद है जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। जब हम लोकसभा के स्पीकर की बात करते हैं तो उसके एक विषय में भी हमें ज्ञान होना चाहिए। यह अनुच्छेद है 122। संविधान का यह अनुच्छेद 122 स्पष्ट करता है संसद की कार्रवाई के विषय में। इस अनुच्छेद में लिखा गया है कि लोकसभा के किसी भी किसी अधिकारी को या लोकसभा के किसी भी सदस्य को इस आधार पर उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती कि उसने जो कार्रवाई की है वो गलत है। अर्थात किसी भी अधिकारी या संसद द्वारा संसद में जो भी कार्रवाई की जाती है उसको लेके
कोर्ट में उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती। यह स्पष्ट तौर पे लिखा गया अनुच्छेद 122 में। अनुच्छेद 122 यह साफ करता है कि कोर्ट कभी भी संसद में होने वाली कार्रवाई को लेके कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगी। अतः इस आधार पे साथियों लोकसभा का स्पीकर के विरुद्ध कोर्ट में कार्रवाई नहीं की जा सकती, लेकिन वो एक्ट कहते हैं की जा सकते हैं। अमूमन आज तक कभी किसी अध्यक्ष को इस आधार पर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया है। तो ये वो बातें थी जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था हमारे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीवी मावलंकर बोलते हैं। ये हमारी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे और यही हमारी लोकसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर भी थे। लोकसभा बनने से पहले जो अंतरिम संसद थी उसके अध्यक्ष भी यही हुआ करते थे। ये भी आपको याद रखना है। ये वो अध्यक्ष थे, ये वो पहले अध्यक्ष थे जो पद पे रहते इनकी मौत हुई थी। ये वो पहले अध्यक्ष थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था इनको हटाने के लिए। ये बात भी आपको याद रखना है। हालांकि वह अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो 18वें अध्यक्ष है ओम बिरला जी, ठीक है। और इसमें हमारे देश के जो उपाध्यक्ष है वो है वेंकैया नायडू। दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के अच्छे नेता है। साथियों बहुत सारे प्रश्न मैं आपके साथ डिटेल में चर्चा की है और इस टॉपिक को मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इनसे तैयार होते हैं। भारतीय लोकसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, आपको याद रखना है, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। भारतीय लोकसभा के वो कौन से दो अध्यक्ष थे जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, तो एक थे जीवी मावलंकर, दूसरे थे जीएमसी बालयोगी, ये साउथ के थे। तो ये जीएमसी बालयोगी एवं गणेश वासुदेव मावलंकर, ये ऐसे दो अध्यक्ष थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। और इसके अलावा वो कौन सदस्य थे, वो कौन लोकसभा के सदस्य थे जो 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे, दोनों बार उन्होंने त्यागपत्र दिया और वो देश के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। आपको याद रखना है नीलम संजीव रेड्डी, ये लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष रहे थे, दोनों बार इन्होंने त्यागपत्र दिया और उसके बाद में 1978 में ये देश के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति बने थे जो निर्विरोध चुने गए थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे साथियों आपके सामने मैंने रखे और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार से आप अपना सहयोग बना के रखें। इन सभी प्रश्नों को आप नोट डाउन करें, क्योंकि ये इन प्रश्नों से बहुत सारे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। और अब आपसे चाहता हूं मैं विदाई, अगला एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए दे मुझे विदाई और एक बार फिर से जय हिंद, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।